हाँ तो नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर से हम शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक सर्वे के सेकंड पार्ट की। और आज हमारा टॉपिक है कृषि एवं संबद्ध सेवाएं। कृषि एवं संबद्ध सेवाएं, इसके अंदर हम कृषि से रिलेटेड जो जो इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जो जो टॉप में अपने मैटर है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस सबको हम डिस्कस करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और पूरा वीडियो देखिए। तो हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जीएसडीपी जो है, जीएसडीपी में तीन क्षेत्र अलग अलग बताए थे। और पहला क्षेत्र उसमें कौन सा था? वो था कृषि। पहला था कृषि क्षेत्र था, दूसरा उसमें था उद्योग और तीसरा क्षेत्र था सेवाएं। हमने पहले पार्ट में ये तीनों चीजें पढ़ी है। किसी भी जीएसडीपी के तीन क्षेत्र हमने बात करी थी। पहला कृषि था, दूसरा उद्योग था और तीसरा सेवाएं थे। तो अभी हम सभी को लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं किसको? कृषि को। तो जीएसडीपी जो हमने पिछली उसमें देखी वीडियो में, उसमें कृषि क्षेत्र का जो योगदान है उसकी हम बात करेंगे। और देखिए, योगदान हमेशा वही दो मूल्यों पे है, प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य। स्थिर मूल्य का आधार वर्ष है वो 2011 पर है। अब प्रचलित मूल्य पे 2021 में 30.98 था, जो अब घट के हो गया 30.25%। यानी इसमें क्या हुई है? कमी हुई है। ये चीज भी आपको, ट्रेंड भी आपको ध्यान में रखना है कि पिछली बार 2021 में प्रचलित मूल्य पे 30.98 था, जो अब घट के हो गया 30.25 हो गया। 30.25 ये पिछले स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं। वहीं अगर स्थिर मूल्य पे हम देखें तो 28.56 था, जो अब हो गया 30.23। ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं कि प्रचलित मूल्य पर कृषि क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान ये है और स्थिर मूल्य पर ये है, जो 30.98 से बढ़कर 30.25 हो गया। और स्थिर मूल्य पे 28.56 था पिछली बार, जो अब की बार 30.23 का अग्रिम अनुमान है। ठीक है। अब अर्थव्यवस्था में ये जो कृषि है अपनी, उस कृषि के चार अलग अलग क्षेत्र माने जाते हैं। कृषि के चार अलग अलग क्षेत्र हैं, वो कौन कौन से? ये चारों आपको याद रखने हैं। और इनकी हम यहाँ पे इनकी वृद्धि दर भी देखेंगे। कृषि के इन चारों क्षेत्र, जैसे पहला है फसल, दूसरा पशुपालन, तीसरा वानिकी और चौथा मत्स्य। ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि निम्न में से कृषि के चारों क्षेत्रों के नाम बताइए। ये कृषि के उप क्षेत्र है। ठीक है। तो इनकी हम वृद्धि दर देखेंगे, दोनों वही स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पे। पहले हम स्थिर मूल्य पे देखते हैं। देखिए, स्थिर मूल्य पर फसल क्षेत्र की वृद्धि दर रही है 12.61%, पशुपालन की रही 13.34%, वानिकी की रही 2.79% और मत्स्य की रही 0.11%। एक बार फिर से देखिए, फसल क्षेत्र की 12.61% स्थिर मूल्य की हम बात कर रहे हैं, पशुपालन की 13.34%, वानिकी की 2.79% और मत्स्य की 0.11%। ठीक है। तो ये चीज आपने कोई ध्यान रखनी है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं प्रचलित मूल्य पे। प्रचलित मूल्य पे फसल की रही 13.89, पशुपालन की रही 13.98, यानी 89 को 98 हो गया, वानिकी की 2.25 और मत्स्य की 0.11। तो ये आपको ये दरें ध्यान रखनी, ये प्रतिशत आपको ध्यान रखना है कि फसल 12.61, पशुपालन 13.34, वानिकी 2.79 और मत्स्य 0.11। वही प्रचलित मूल्य पर हम बात करें तो फसल क्षेत्र की 13.89, पशुपालन की 13.98, वानिकी की 2.25 और मत्स्य क्षेत्र की 0.11। ये चारों जो फैक्ट है आपने को याद रखने। इसके साथ साथ अपने को एक चीज ये भी याद रखनी है कि जो वृद्धि दर का जो क्रम है, कई बार क्या करते हैं, ये वृद्धि दर का क्रम अपने से निर्धारित करवा लेते हैं। तो अगर वृद्धि दर के क्रम को हम देखने चाहें तो एक नंबर स्थिर, पहले हम स्थिर मूल्य पर ही बात कर लें तो सबसे ज्यादा किसका रहा? पशुपालन का। तो एक नंबर पे पशुपालन आएगा, 2 नंबर पे फसल आएगी और 3 नंबर पे वानिकी आ जाएगी और 4 नंबर पे मत्स्य आएगा। ये सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई? पशुपालन में 13.34%, दूसरे नंबर फसल क्षेत्र 12.61%, तीसरा नंबर वानिकी 2.79% और चौथा नंबर मत्स्य 0.11%। तो ये तो हो गए स्थिर मूल्य पे। अगर हम इसी चीज को किस पे बात करें? प्रचलित मूल्य पे, तो देखिए प्रचलित मूल्य पर भी सेम सीक्वेंस बन रहा है। सबसे ज्यादा 13.98 रही है पशुपालन में, दूसरा नंबर रहा है अपना फसल का, तीसरा नंबर रहा है मत्स्य का, सॉरी वानिकी का,
और चौथा नंबर है मत्स्य का। तो ये सीक्वेंस भी अपने को दिमाग में रखना। आप जितनी टाइप से क्वेश्चंस को अपने दिमाग में रखेंगे उतने ही इजी होते जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम चलते हैं। अब यहाँ पे हम मैप के द्वारा देखेंगे, डायग्राम के द्वारा देखेंगे। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का प्रचलित और स्थिर 11-12 के मूल्य पर जीएसवी में सकल राज्य मूल्यवर्धन और वृद्धि दर दोनों चीजें दिखाई। देखिए एक तो क्या बताया, सकल राज्य मूल्यवर्धन, सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी इसका जो वास्तविक आकार जो था, इसका जो वास्तविक जो क्या बोलते हैं अपन आकार है वो क्या है, तो जीएसवी प्रचलित मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर दोनों पे बताएगा। तो प्रचलित मूल्य पर देखिए इसका सकल राज्य मूल्यवर्धन था कृषि का 29, 43, 48, 29, 43, 48 था कब, 2020-21 में प्रचलित मूल्य पे, जो अब बढ़ के हो गया 33, 72, 21, 33, 72, 21, 14.57% की इसमें वृद्धि हुई। कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 14.57%। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। जीएसवीए का प्रचलित मूल्य पर सकल राज्य मूल्यवर्धन कृषि क्षेत्र का 29, 43, 48 था, हमने पीछे पढ़ा है इसको, वो अब बढ़ के 33, 72, 21 हो गया। 14.57% की इसमें क्या हो गई, वृद्धि होगी, ठीक है। इसी के अलावा स्थिर मूल्य की अगर हम बात करें तो स्थिर मूल्य पर था 18, 58, 39, जो हो गया 19, 47, 22। 18, 39 था जो बढ़ के हो गया 19, 47, 22। 18, 39 से हो गया 19, 47, 22। 4.78% की इसमें क्या हो गई, वृद्धि होगी। 4.78% इसमें वृद्धि दर्ज कर दी गई। तो ये है अपना सकल राज्य मूल्यवर्धन। पहले था 19, 43, 48 और अब हो गया कितना, 33, 72, 21, 14.57% वृद्धि के साथ, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हो, याद रखना है कैसे भी रखो चाहे। दूसरा पहले था स्थिर मूल्य पर 18, 58, 39 और अब बढ़ के ये हो गया 19, 47, 22, 4.78%। 4.78% की इसमें क्या हो गई, वृद्धि होगी। ये इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। अब कृषि और संबंध क्षेत्रों का प्रचलित मूल्य पर योगदान। अब अपना जो प्रचलित मूल्य का आकार था वो 3.37 लाख करोड़ था। 3.37 लाख करोड़ था। अभी हमने देखो पढ़ा है यहाँ पे 33, 72, 21, इसने लाख करोड़ में दिखा दिया अपने को। कितना था, 33, 72, 21, ठीक है, ये था 33, 72, 21 लाख करोड़। अभी इसमें 4 क्षेत्र जो अलग अलग है अपने, फसलें, पशुधन, वानिकी और मत्स्य, जो हम पढ़ते आए हैं अभी कि कृषि के 4 क्षेत्र होते हैं। तो उन चारों क्षेत्रों का क्या क्या योगदान रहा उस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए सबसे ज्यादा योगदान तो किस क्षेत्र का रहा है, ये ग्रीन वाला। तो क्या ग्रीन वाला कौन सा है, पशुधन। तो सबसे ज्यादा तो किसका रहा है, पशुधन का रहा है। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, एक नंबर पे पशुधन 46.25%, यानी 33, 72, 21 जो अपना पूरा आकार है जीएसवी का जो सकल राज्य मूल्यवर्धन है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है, पशुधन की है। 2 नंबर पे है फसलें। फसलें कितनी है, 45.94, ठीक है। 3 नंबर पे है आपका वानिकी, और वानिकी कितना है, 7.44, और 4 नंबर पे है अपना मत्स्य। ये चारों चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपके इसके साथ साथ आपको इसका वो ये जो परसेंटेज है ना, ये भी याद रखना है कि पशुधन जो है उस पशुधन का जीएसवी में हिस्सा है वो है 46.25%। फसलों का हिस्सा है वो 45.94% है। इसके अलावा वानिकी का जो हिस्सा है वो कितना है, वो 7.44% है, और इसका मत्स्य का है 0.37%। तो कुल ये याद रहना है। इसके अलावा जो अपने जो दरें निर्धारित करी थी पहले, वृद्धि दर अपन ने देखी थी, उस वृद्धि दर के अकॉर्डिंग इसमें वो रहा है, तो वो भी अपने को ध्यान रखना है। अब इसके सीक्वेंस की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस भी आपको एक बार देखना है। देखिए 1 नंबर पर सबसे ज्यादा पशुधन का रहा, 2 नंबर पर फसलें रही है, 3 नंबर पर वानिकी रही है, और 4 नंबर पर मत्स्य रहा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट अगला जो है वह है अपना, वो है भू उपयोग सांख्यिकी। भू उपयोग सांख्यिकी, इस पे हम डिस्कस करेंगे
कि राजस्थान में जो कुल क्षेत्रफल है उसका यूज किस आधार पे हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका जो कुल क्षेत्र है वो है 342.90 लाख हेक्टर, 342.90 लाख हेक्टर, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल जो लैंड है वो है 342.90 लाख हेक्टर है। उसमें से शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो है 52.58%, यानी ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र 52.58%, यानी ये, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है बंजर भूमि, 10.84% क्षेत्र जो है वो किस में है, बंजर भूमि में। ये है, ये जो क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है, बंजर भूमि में आता है, ठीक है। उसके बाद में वानिकी 8.08%, 8.08% वानिकी वाला क्षेत्र ये रहा, ये वानिकी में आ गया यहाँ पे, ठीक है। और उत्सर तथा कृषि अयोग्य भूमि 6.92%, उत्सर और कृषि अयोग्य भूमि ये 6 पॉइंट कितनी है, 92%, ये वाला। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है कि एक तो अपने को ये सीक्वेंस याद रखना, मैंने यहाँ जो ये लिखा है वो सीक्वेंस के आधार पे लिखा है कि सबसे ज्यादा टोटल अपना जो क्षेत्रफल है 342.90 लाख हेक्टर, उसमें से सबसे ज्यादा है शुद्ध बोया गया क्षेत्र 52.58% क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र वाला जो क्वेश्चन है वो कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, 52.58%। दूसरा जो नंबर आता है वो बंजर भूमि का आता है 10.84%, जो यहाँ ये है। तीसरा आता है वानिकी का 8.08%, जो यहाँ पे है। और चौथा आता है ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि, तो 6.92%। आपको सब याद रखने की जरूरत नहीं, आप ये जो चार है इन चारों के डेटा और उनके सीक्वेंस याद रख लीजिए, इससे अपना काम हो जाएगा। नेक्स्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए प्रचलित जोत धारक कृषि गणना 2015-16। पहले देखो, इससे पहले कृषि गणना जो हुई थी वो हुई थी 2010 में, और उसके बाद में हुई 2015-16 में, उसके बाद में अभी कृषि गणना बाकी है। तो यहाँ पे जो डेटा हमें मिलेंगे 10-11 के और 15-16 के मिलेंगे। तो प्रचलित जो जोत धारक है, यानी जो जोत की जो संख्या है, जोत धारक पूछ लिया जाए या जोतों की संख्या पूछ लिया जाए, तो 2010-11 में 68.88 लाख थी, जो 15-16 में बढ़ के 76.55 लाख होगी। 68.88 लाख से 76.55 लाख होगी, 11.14% की क्या होगी इसमें वृद्धि हुई। अब देखिए ये कैसे हुई, जमीन तो उतनी की उतनी थी, लेकिन जोतों का जो आकार था ना, उस आकार में क्या हो गया, जोतों के हो गए टुकड़े, बड़ी जोत के टुकड़े हो गए, वो छोटी जोत बन गई। यानी दो भाई, एक पहले जमीन एक आदमी पिता के नाम थी, भाई पिता की मृत्यु के बाद भाइयों में विभाजन हुआ, तो उस जोत के अलग अलग टुकड़े हो गए। इस तरह से 68.88 लाख जोतें थी वो 76.55 लाख हो गई। और हुआ क्या, 11.14% की वृद्धि हुई, किसमें, संपूर्ण जोतों में। तो 11.14% की कमी हो गई किसमें, जो बड़े आकार की जोत थी, क्योंकि बड़ी को तोड़ के क्या बना, बड़ी के टुकड़े करके छोटी बनी ना, इसलिए जो बड़े आकार की जोतें थी उनके अंदर 11.14% की कमी हो गई, जबकि कुल जोतों में 11.14% की वृद्धि होकर ये 76.55 लाख हो गए। अब ये जोतों का जो आकार है वो 5 प्रकार का आकार माना जाता है, 5 प्रकार के किसान माने जाते हैं और 5 प्रकार के जोतों के आकार माने जाते हैं, सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम और बड़े। तो यहाँ अलग अलग उनका परसेंट दे रखा है, अपने को सभी याद नहीं रखना। अपने को एक तो ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा कौन से है, तो सीमांत कृषक है 40.12%। सबसे ज्यादा जो जोत है वो कौन सी है, 40.12% है सीमांत जोत। टोटल 76.55 लाख में से 40.12% जो जोतें हैं वो कौन सी है, सीमांत जोत है 40.12%। और सबसे कम है वो बड़े आकार की है, वो जो 4.69%, 4.69% है, ठीक है। तो सबसे बड़े ज्यादा सीमांत 40.12 और दूसरे सबसे कम है वो है बड़े 4.69। बाकी अपने को ज्यादा इसमें याद रखने की जरूरत नहीं। अब देखिए क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम जोतों को देखें, वो तो जोतों को किसके आधार पर देखा, संख्या के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर देखिए तो 10-11 में जो क्षेत्रफल था वो था 211.36 लाख हेक्टर, 211.36 लाख हेक्टर क्षेत्रफल था जोतों का। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, जो खेत का जो क्षेत्रफल है उसकी बात कर रहे हैं। 211.36 लाख हेक्टर था, लेकिन वो कम हो गया 208.73 लाख हेक्टर, यानी 1.24% की क्या हो गई, कमी हो गई। पहले 211.36, अब 208.73। अब ये कमी क्यों हुई, क्योंकि जो कृषि भूमि थी उसमें गैर कृषि कार्य प्रारंभ कर दिए गए, जैसे मकान बनाना, बिल्ड, ये अपने इंडस्ट्री लगाना, इस तरह के काम किए, तो जोतों के जो आकार थे वो क्या हो गए, कम हो गए।
ठीक है। तो 211.36 लाख हेक्टर से घट के 208.73 लाख हेक्टर हो गई, 1.24% की क्या हो गई, कमी हो गई। आगे चलते हैं। देखो महिला जोतदार की, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि ज्यादातर ये पूछा जाता है। 2010-11 में थी 5.46 लाख महिला जोतदार थी, जो 15-16 में बढ़ के हो गई 7.75 लाख, और बहुत ही बड़ी वृद्धि 41.94% की इसमें वृद्धि हुई। महिला जोतधारकों की संख्या थी 5.46 लाख 10-11 में, जो 15-16 में होगी 7.75 लाख, 41.94% की सीधी इसमें वृद्धि हुई। अभी अगर क्षेत्रफल के आधार पर, ये तो था महिला जोतधारकों की संख्या के आधार पर हमने बात करी थी। अब क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम करें तो उनका कुल क्षेत्रफल था 16.55 लाख हेक्टर, महिलाओं के जोत जो थे ना उनका, और वो घट के हो गया 13.30 लाख हेक्टर, यानी 24.44% की क्या होगी इसमें कमी होगी, -24.44% की वृद्धि कह सकते हो। तो महिला जोतधारकों का क्षेत्रफल 16.55 लाख से घट के 13.30 लाख हेक्टर हो गया, 24.44% की इसमें क्या हुई, कमी हुई। और जिनकी जो संख्या थी वो कितनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 7.75 लाख, 41.94% की वृद्धि के साथ। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए कृषि उत्पादन को अब देखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कृषि उत्पादन भी मोस्ट है बिल्कुल। तो कृषि उत्पादन में अब आपको 4 चीजें याद रखनी है, वैसे तो सारणी बहुत बड़ी है लेकिन हम मेन 4 चीजें याद रखेंगे। सबसे पहली चीज पूछी जाती है खाद्यान्न। 2020-21 में 269.09 मिलियन टन था, जो अब हो गया 225.20, यानी इसमें सीधी क्या हो गई, कमी हो गई, और कमी भी कितनी हुई, 16.31% की। ये आपको ध्यान रखना है, खाद्यान्न उत्पादन ज्यादा पूछा जाता है। दूसरे तिलहन गन्ना कपास की बजाय खाद्यान्न उत्पादन जो है वो ज्यादा पूछा जाता है। पिछली बार 269.09 मीट्रिक टन था, जो अब की बार 225.20 लाख मीट्रिक टन, यानी पिछली बार से क्या हो गई, कमी 16.31%। ठीक है, फिर तिलहन में आता है, तिलहन था 79.57 लाख मीट्रिक टन, जो अभी हो गया 92.04 लाख मीट्रिक टन, यानी 15.67% की इसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये एकमात्र ऐसी उपज है जिसमें वृद्धि हुई है, तो वो कौन सी है, तिलहन। ये ध्यान रखना अपने को, बाकी सब में कमी हुई है, सिर्फ तिलहन एकमात्र ऐसा है जिसमें वृद्धि हुई है, 79.57 से बढ़ के 92.04 हो गया। ठीक है, जबकि खाद्यान्न 269.09 से 225.20 रहा। गन्ने की बात करें तो 3.94 से 2.47 पे आ गया, 37.31% की इसमें क्या हो गई, कमी हो गई। और कपास की बात करें तो 32.07 लाख गांठें इसकी थी, जो अब होगी 23.31 लाख गांठें, यानी 27.32% की इसमें भी क्या हो गई, कमी हो गई। तो यह आपको ध्यान रखना। अब उत्पादन की स्थिति की अगर हम बात करें तो कुछ चीजों में राजस्थान जो है वो उसका जो स्थान है वो कौन सा है, राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो वो कौन कौन सी है, बाजरे में प्रथम है, राई एवं सरसों इसमें प्रथम है, पोषक अनाज, कुल तिलहन, चना और गंवार, ये जो चीजें हैं इनमें अपना राजस्थान जो है इनमें इनके उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। बाजरा, राई एवं सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन, चना और गंवार। दूसरे स्थान पे अगर हम बात करें तो मूंगफली एक ऐसी उपज है जिसमें राजस्थान दूसरे स्थान पे है, और पहला स्थान किसका है, गुजरात का है। पहला स्थान किसका है, गुजरात का है। तीसरे स्थान की हम बात करें तो सोयाबीन के अंदर राजस्थान का तीसरा स्थान है। सोयाबीन में पहला स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र का और तीसरा राजस्थान का है। अब वही चीज जो कृषि उत्पादन था वो हमने वहां पीछे बात करी। तो अगर हम एक बार फिर से करते हैं खाद्यान्न, तो खाद्यान्न देखिए कितना 269.09 था तो 20-21 में, जो अब घट के कितना हो गया 225.20 लाख मीट्रिक टन, 269.09 से 225.20 लाख मीट्रिक टन हो गया। 16.31% की इसमें क्या हुई, कमी, -16.31% इसमें सीधी कमी है। नेक्स्ट है अपना तिलहन। तिलहन का अपन ने बात करी, यहाँ 79.57 था जो बढ़ के 92.04, एकमात्र वृद्धि वाली। ठीक है, और उसके बाद में अपना था गन्ना। ये बड़ी बड़ी चीजें देखनी है अपने को। तो गन्ना 3.94 था तो 2.47 हो गया। और उसके बाद में कपास या रुई की हम बात करें तो 32.07 थी जो 23.31 हो गई। तो इस तरह से जो है एकमात्र तिलहन ऐसा है जिसमें ग्रोथ हुई है, जिसमें वृद्धि हुई है, बाकी सब में क्या हुई है, कमी हुई। ये तो जो
स्टेटिक्स थी, जो सांख्यिकी थी अपना कृषि क्षेत्र की, वो होगी। अब कृषि क्षेत्र की जो प्रमुख योजना इकोनॉमिक सर्वे में दी गई है उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले है तो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना किसानों को बीज उत्पादन में के लिए क्या बनाना है, इसका उद्देश्य क्या है, किसानों को क्या करना है, बीज उत्पादन में स्वावलंबी बनाना। बीज उत्पादन के लिए ये योजना है क्या है, कृषकों द्वारा उच्च किस्म के बीज उत्पादन हेतु उनको स्वावलंबी बनाने के लिए योजना प्रारंभ की गई है। अब देखिए क्या है, गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, उड़द, मूंग और मोठ, ये जो फसलें हैं इनकी 10 वर्ष से कम उपज के बीजों के उत्पादन का कार्य इसमें किया जा रहा है। यानी ऊपर जैसे गेहूं है, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, उड़द और मोठ, ये जो है ना इनकी जो फसलें इनके 10 साल से कम अवधि के जो बीज हैं उनका उत्पादन किसानों द्वारा अपने खेतों में किया जा रहा है। तो सबसे पहली चीज तो ये होगी। अब आपको याद रखना है मेन चीज ये कि प्रारंभ में ये जो योजना थी वो 3 कृषि जलवायु खंडों में शुरू की गई। राजस्थान में टोटल 10 कृषि जलवायु खंड है, तो कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर, ये जो 3 कृषि जलवायु खंड है उनमें शुरू की गई थी। लेकिन 18-19 में इसको बढ़ाकर जो है वो राजस्थान के समस्त 10 कृषि जलवायु खंडों में लागू कर दिया। ये चीज आपको मेन याद रखनी है कि किसानों को बीज उत्पादन में स्वावलंबी बनाने के लिए यह है 10 वर्ष से कम जो अवधि है उसके बीजों का उत्पादन इसमें किया जा रहा है। शुरुआत इसकी 3 कृषि जलवायु खंडों से की गई थी, कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर। लेकिन 18-19 में राजस्थान के समस्त 10 जलवायु खंडों में इसको लागू कर दिया गया। तो एक तो चीज आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में टोटल जलवायु खंड कितने हैं, तो वो कितने हैं, 10। अगला है महिला प्रशिक्षण। देखिए कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। उन्नत कृषि तकनीकी की जानकारी ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है कि महिलाओं को उन्नत कृषि तकनीकी की जानकारी देने के लिए ग्राम पंचायत लेवल पे जो है वो प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकार करती है। वो क्यों करती है, ताकि ये जो महिलाएं हैं वो अपने साथी कृषकों को ये जानकारी दे सके। एक बार महिलाओं को सिखाया जाता है, फिर वो महिलाएं जो है अपने साथी कृषकों को उस टेक्निक की जानकारी देती है, तो जिसका इम्प्लीमेंट जो है वो खेती में होता है और उससे कृषि में उत्पादन में वृद्धि होती है। अब यहाँ एक डेटा याद रखना आपको ये है कि 30 महिला कृषकों के प्रति प्रशिक्षण के लिए सरकार 3000 का प्रावधान करती है। कोई विशेष चीज इसमें नहीं है। फिर है अगला, कृषि अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन। ये संख्या याद रखनी है आपको कि जो बच्चियां कृषि में अध्ययन कर रही है, एग्रीकल्चर से अध्ययन कर रही है, यदि वो 12वीं पास करती है तो उसको 5000 रुपए दिए जाते हैं। अगर वो ग्रेजुएशन करती है तो उसको 12000 रुपए दे देते हैं, और यदि वो स्नातकोत्तर या पीएचडी करती है तो उसको 15000 रुपए दिए जाते हैं। ये संख्या आपको याद रखिए कि कृषि अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन के रूप में यदि वो 12th पास कर रही है तो 5000 रुपए दिए जाते हैं। यदि वो स्नातक में पास कर रही है, ग्रेजुएशन कर रही है, तो उसको 12000 रुपए दिए जाते हैं। और यदि वो स्नातकोत्तर यानी पीएचडी कर रही है तो उसको 15000 की राशि दी जाती है। तो ये थी अपनी कृषि अध्ययनरत छात्राओं के लिए योजना। नेक्स्ट है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है, आप इसको विशेष तौर से ध्यान रखें, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, क्योंकि अब की बार के बजट में भी इसमें काफी कुछ डिस्कस किया गया है और पिछले बजट में भी किया गया। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो हमारा बजट वाले वीडियो आप देख सकते हो। सबसे पहले जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की जो टैग लाइन है वो याद रखें, खेती में जान तो सशक्त किसान। खेती में जान तो सशक्त किसान, क्योंकि कई बार टैग लाइन देके पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सी जो है वो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की टैग लाइन है। वर्ष 19-20 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको 3 जिलों में लागू किया गया था। ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना आपको, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है उसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जिन 3 जिलों में लागू किया गया था वो थी टोंक, सिरोही और बांसवाड़ा। 19-20 की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन 21-22 में इसको बढ़ा के फिर कितने जिलों में लागू कर दिया, 15 जिलों में। और 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती का इसमें क्या दिया गया, प्रशिक्षण दिया गया, इसमें ट्रेनिंग दी गई। कहने का मतलब ये है कि जो किसान है उन किसानों को बिना रासायनिक खादों के प्रयोग के खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और प्राकृतिक खेती के लिए 36,000 किसानों को इसमें ट्रेनिंग दी गई। ठीक है, तो 3 जिले आपको याद रखने हैं, वो जिले हैं टोंक, सिरोही और बांसवाड़ा। और 21-22 में राजस्थान के 15 जिलों में इसको लागू किया गया। अब इसमें क्या होता है
पंचायत समिति स्तर पे 2 दिवस का प्रशिक्षण आयोजित। मैंने कहा ना 36,000 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया, तो 2 दिन के लिए पंचायत समिति लेवल पे प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसके साथ साथ जो चयनित किसान है, जो इनको ट्रेंड किया गया है, उनको आदान इकाई पर अनुदान भी दिया जाता है। उनको जो खाद बनाते हैं, वो खाद बनाने के लिए जो यूनिट लगाते हैं, खाद बनाने के लिए जैसे नेटिव बनाते हैं, कंपोस्ट पिट बनाते हैं, तो उनके ऊपर सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है ताकि वो प्राकृतिक खाद बनाकर खेती में यूज करें और रासायनिक खादों को अवॉइड करें। इसका उद्देश्य है किसान स्वयं द्वारा तैयार किए गए आदानों पर आत्मनिर्भर बन सके। इस योजना का जो मेन पर्पज है वो क्या है कि किसान जो है वो खुद के द्वारा तैयार किए गए आदानों यानी खाद पे आत्मनिर्भर बन सके और खेती को रसायन मुक्त किया जा सके, खेती को रसायन मुक्त किया जा सके। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और ये मेंस की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट स्कीम अपनी है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। सबसे पहले तो ये सेंटर की स्कीम है, अपने को ये याद रखना है। NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। देखिए 2007-8 में ये मिशन शुरू हुआ और वो गेहूं और दलहन पे शुरू किया। सबसे पहली चीज 7-8 में इसको गेहूं और दलहन NFSM मिशन जो है 7-8 में गेहूं और दलहन पे शुरू किया गया और फिर 14 जिलों में उस टाइम पे इसको शुरू किया गया था। राजस्थान की हम बात करें 2010-11 में इसको सभी जिलों में लागू कर दिया गया। ये 2 चीजें तो आपको याद रखनी है कि NFSM राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 में शुरू हुआ था और उस टाइम पे कितने जिलों में शुरू हुआ था? 14 जिलों में शुरू हुआ था। लेकिन 10 से 11 में इन जिलों की संख्या बढ़ा के क्या कर दी? 33, यानी राजस्थान के संपूर्ण राजस्थान में सभी जिलों में इसको लागू कर दिया गया। अब इसमें जो फंड है वो सेंटर और स्टेट का है, केंद्र और राज्य की जो फंड की जो सीमा है वो 60-40 है। 60% केंद्र देता है, 40% खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या गतिविधि अपनाई जाती है? प्रमाणित बीज वितरण। देखिए हमने बात करी गेहूं और दलहन 2 चीजों के लिए ये शुरू किया गया है, तो इसके लिए किया गया है गेहूं और दलहन के जो प्रमाणित बीज है वो वितरण किए जाते हैं। उन्नत उत्पादन तकनीकी प्रदर्शन, यानी अच्छे उत्पादन के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसका प्रदर्शन करके किसानों को समझाया जाता है। जैविक खाद उपलब्ध कराई जाती है। सूक्ष्म सिंचाई यंत्रों व फसल आधारित प्रशिक्षण। सूक्ष्म सिंचाई यंत्र जैसे इरिगेशन सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम है और जो फसल से रिलेटेड अन्य जो ट्रेनिंग है वो इसके तहत दी जाती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये सारी गतिविधियां किसमें? NFSM में की जा रही है। अब ये तो 7-8 में था, 14 जिलों के लिए शुरू किया गया था, वो क्या था? गेहूं और दलहन का। अब मक्का के लिए 5 जिलों में शुरू किया गया। वो 5 जिलों के नाम आपको याद रखने हैं: बांसवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर। यानी वो क्षेत्र जहां पे मेन रूप से अपना ये मक्का उत्पादन होता है, उन 5 जिलों में मक्का के लिए शुरू किया गया: बांसवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर। अब NFSM न्यूट्रिशीरियल पोषण जो है उसके लिए 18-19 में शुरू किया गया। ज्वार के लिए 10 जिलों में शुरू किया गया और बाजरा के लिए 21 जिलों में शुरू किया गया, क्योंकि बाजरा लगभग राजस्थान के सभी जिलों में होता है। तो आपको NFSM न्यूट्रिशीरियल में ध्यान रखना है। 18-19 में शुरू हुआ और 2 फसलों के लिए हुआ: ज्वार जिसके लिए 10 जिले हैं और बाजरे के लिए 21 जिले हैं। ठीक है, मक्का के लिए कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। गेहूं और दलहन के लिए पहले 14 जिले थे, लेकिन 10 से 11 से संपूर्ण राजस्थान में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं PM कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सबसे पहले तो इसका जो नोडल डिपार्टमेंट है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उद्यानिकी विभाग है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है नोडल विभाग बताइए। ठीक है, और इसमें जो सेंटर और स्टेट की जो फंडिंग है वो 60-40 का रेशियो है, ये भी पूछा जाता है। इसमें क्या होता है? सूक्ष्म सिंचाई फव्वारा पद्धति अनिवार्य की गई है और सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों पर अनुदान दिया जाता है। ये देखो, ये स्कीम जो है इसमें सूक्ष्म सिंचाई यानी फव्वारा पद्धति के द्वारा सिंचाई को अनिवार्य किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एक अपनी जो नर्मदा नहर है, नर्मदा नहर है उसके अंदर भी इस पद्धति को, फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य किया गया है। ये भी ध्यान रखने वाली चीज है कि कौन सी नदी परियोजना या नहर परियोजना है राजस्थान की जिसमें सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को अनिवार्य किया गया, तो वो कौन सी है? नर्मदा नहर परियोजना। तो और योजना की बात करें तो PM कृषि सिंचाई योजना, इसके अंदर 60-40 रेशियो है और इसमें
जो किसान है उनको फार्म पॉन्ड और जल हौज बनाने के लिए अनुदान दिया जाता है। लेकिन वो अनुदान किस शर्त पे दिया जाता है? अनुदान इस शर्त पे दिया जाता है कि ये जो फार्म पॉन्ड और जो जल हौज बनाए जा रहे हैं उनके जल का उपयोग किससे किया जाएगा? सूक्ष्म सिंचाई यंत्रों पर ही किया जाएगा, यानी फव्वारा पद्धति से किया जाता है। और साथ साथ फव्वारों पे भी अनुदान का प्रावधान इसमें किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है पीएम फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सबसे पहले इसकी शुरुआत देखते हैं खरीफ 2016 में। 2016 की जो खरीफ का मौसम था उस टाइम पे इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके अंदर खाद्यान्न, तिलहन और वाणिज्यिक फसलें, तीनों प्रकार की फसलें, खाद्यान्न भी शामिल है, तिलहन भी शामिल है और वाणिज्यिक जो फसलें हैं वो भी इसके अंदर शामिल की गई है। कुछ परसेंट प्रीमियम देने पर इसका जो है फसल का इसमें बीमा हो जाता है और यदि नुकसान होता है तो किसान को उस फसल के नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी द्वारा की जाती है। तो आपको यहाँ मेन याद रखने वाली चीज है, प्रीमियम की राशि याद रखनी है कि रबी की जो फसल है उस पर 1.5% प्रीमियम लगता है, खरीफ की फसल पे 2% प्रीमियम लगता है और वाणिज्यिक फसलों पे 5% प्रीमियम लगता है। ये प्रीमियम जमा कराने के बाद में आपको जो है फसल कटाई के 14 दिन फसल कटाई के 14 दिन बाद तक को जो है वो ये योजना कवर करती है। यानी खेत में अगर फसल काटने के बाद में अपनी जो फसल पड़ी हुई है और उसके बाद में यदि बरसात से या किसी कारण से वो नष्ट होती है तो भी जो है किसान को प्रीमियम के कारण उसको पैसे मिलते हैं। तो प्रीमियम राशि याद रखनी, रबी पे 1.5% है, खरीफ पे 2% है और जो वाणिज्यिक फसलें हैं उन पे 5% है। इसके अलावा वर्ष 2020 में केंद्र ने अनुदान की कुछ सीमा निर्धारित की है, उस सीमा को भी याद रखें। असिंचित क्षेत्र के लिए 30% और सिंचित क्षेत्र के लिए 25%। असिंचित क्षेत्र के लिए 30% और सिंचित क्षेत्र के लिए 25% की सीमा भी निर्धारण किया गया है। अब एक छोटी सी न्यूज हो रहा है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा चलाया जाता है। उसके अंदर टोटल जो जिले हैं वो कितने हैं? 24 जिले हैं। फसल बीमा योजना में संपूर्ण भारत है, लेकिन राष्ट्रीय बागवानी मिशन अलग चीज है, उसमें 24 जिले इंक्लूड किए गए हैं, एक अलग से इंफॉर्मेशन की। अगली महत्वपूर्ण स्कीम है पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना प्रधानमंत्री किसान उत्थान महाअभियान। सबसे पहले आपको इसकी देखनी है टैगलाइन, अन्नदाता से ऊर्जादाता, अन्नदाता से ऊर्जादाता। देखिए इसके 3 कंपोनेंट है, पीएम कुसुम के 3 कंपोनेंट है, ए, बी और सी। एक कंपोनेंट में क्या है कि 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। एक कंपोनेंट के तहत 10,000 टोटल 10,000 मेगावाट के जो विकेंद्रीकृत अलग अलग जगह पर जो सोलर पंप हैं वो पंप स्थापित किए जाएंगे। महत्वपूर्ण जो और मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट है इसका वो कंपोनेंट बी है। इसमें क्या है कि स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा पंप संयंत्रों की स्थापना की जाती है। स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित किए जाते हैं 2 के तहत और उनकी जो ताकत होती है, उनकी जो कैपेसिटी होती है वो 3 से 10 एचपी की होती है और 7.5 एचपी 7.5 एचपी तक सरकार के द्वारा किसान को अनुदान दिया जाता है। कंपाउंड बी में स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे जिनकी कैपेसिटी 3 से 10 एचपी तक होगी और अंतरिम रूप से 7.5 एचपी तक किसानों को जो है वो सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। अब किसको दिया जाएगा, इसकी पात्रता की हम बात करें तो पात्रता है कि सिंचाई हेतु कृषि कनेक्शन की और डीजल पंप सेट पर निर्भर हो। पात्रता ये है कि जो किसान है वो सिंचाई के लिए कृषि कनेक्शन पर डिपेंड होना चाहिए या फिर डीजल पंप सेट पे वो डिपेंड हो, ताकि उसको जो डीजल पंप है उसके जगह स्टैंड अलोन पंप लगा के ऊर्जा उत्पादन की जा सके। अब इसमें अनुदान की हम बात करते हैं, इसमें कंपोनेंट बी की बात करते हैं तो देखिए कंपोनेंट बी में 30% अनुदान सेंटर के द्वारा दिया जाता है, 30% स्टेट के द्वारा देता है और 40% जो खर्चा है वो आवेदक को स्वयं करना पड़ता है। लेकिन इस 40 में भी 30% उसको बैंक से लोनिंग हो जाती है, मात्र 10% खर्चा जो है वो उसको खुद करना पड़ता है। अगर कोई आवेदक स्टैंड अलोन सेंटर लगाता है तो 30% सेंटर से मिलता है, 30% स्टेट से मिलता है और 40% खुद को खर्च करना पड़ता है। लेकिन इस 40 में से भी 30% लोन पे मिल जाता है तो मात्र 10% जो है वो उसको खर्च करना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। अब इसका जो पहला संयंत्र है वो भालोजी, कौन सी जगह पे है? कोटपुतली में ही है, अपने राजस्थान में कोटपुतली में ये लगा है।
और लगाने वाले जो हैं उनका नाम है देवकरण यादव, ये भी आप याद रख सकते हैं, सुजत से लिया गया फैक्ट है, देवकरण यादव। किसने लगाया? देवकरण यादव ने लगाया। भालोजी है कोटपुतली के पास, उसने ये लगाया। और सी कंपोनेंट की हम बात करें तो 1.5 मिलियन एग्जीक्यूटिंग ग्रिड कनेक्टेड इरिगेशन पंप, जो 1.5 मिलियन वर्तमान में जो पंप है उनको ग्रिड से कनेक्टेड, सोलर ग्रिड से कनेक्ट किया जाएगा। तो इस तरह से सौर ऊर्जा के उत्पादन में के लिए ये किसानों के लिए एक योजना सरकार के द्वारा लाई गई। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 में ये योजना आई थी। देखिए, जो मंडी में जो काम करते हैं अनुपयुक्ताधारी यानी लाइसेंस शुदा वो पंजीकृत हमाल और मंडी श्रमिक है उनके लिए है। जो लोग मंडी में काम करते हैं, मंडी में ऐसे काम नहीं, वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, उनके पास लाइसेंस होना चाहिए मंडी श्रमिक का, उनके लिए ये योजना लाई गई है, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। अब इसमें क्या क्या है? पहली चीज है प्रसूति सहायता। अगर कोई महिला जो है वो मंडी श्रमिक है तो उसको प्रसूति सहायता क्या मिलती है कि 45 दिन का अकुशल श्रमिक की मजदूरी का भुगतान मिलता है। डिलीवरी होती है तो उसको 45 दिन छुट्टी मिलती है और 45 दिन तक उसको अकुशल श्रमिक की जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी है वो पैसे उसको दिए जाते हैं। तो ये होती है प्रसूति सहायता। इसके अलावा पितृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश जो है वो भी कितने दिन का? 15 दिन का मिलता है। यदि किसी के बच्चा होता है, 2 बच्चों तक की अनुमति है, बच्चा होता है तो 15 दिन की छुट्टी मिल जाती है और 15 दिन तक उसको अकुशल श्रमिक की मजदूरी का भुगतान प्रदान किया जाता है। अगर किसी लाइसेंस शुदा मंडी श्रमिक की 2 पुत्रियों तक विवाह होता है या खुद का कोई महिला है तो खुद का विवाह होता है तो उसको 50,000 रुपए प्रति विवाह पे सहायता दी जाती है। यानी स्वयं या 2 पुत्रियों के विवाह पे अगर वो महिला है तो 50,000 की सहायता दी जाती है। इसके अलावा मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, यदि किसी महिला का नाम है, मंडी श्रमिक के बच्चे 60% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो उनके लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान भी इसके अंदर किया गया है। और अंतिम है चिकित्सा सहायता, अगर गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो 20,000 तक की चिकित्सा सहायता भी इसमें दी जाती है। तो अपने को ध्यान रखना है कि महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना में प्रसूति सहायता मिलती है 45 दिन का, पितृत्व अवकाश मिलता है 15 दिन का, विवाह के लिए सहायता मिलती है 50,000 रुपए, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना में उनके बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है और चिकित्सीय सहायता के रूप में उनको 20,000 रुपए की चिकित्सीय सहायता मिलती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम। नेक्स्ट में हम चलते हैं। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय में कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 बहुत ही महत्वपूर्ण नीति है, हमें इसको पूरी अच्छी तरह से देखना है। और मेंस की दृष्टि से अगर आप देखें तो मेंस की दृष्टि से ये जो नीति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। देखो क्या है, सबसे पहले राजस्थान, नाम इसका याद रखना है, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति। 3 चीजों के लिए कृषि प्रसंस्करण, ठीक है, फूड एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, कृषि व्यवसाय, कृषि को व्यवसाय के रूप में बनाना एंड कृषि एक्सपोर्ट, निर्यात को प्रोत्साहन करना। इन 3 चीजों को प्रोत्साहित करने के लिए पॉलिसी लाई गई 17 दिसंबर 2019 को। सबसे पहले आप तारीख याद रखनी है, 17 दिसंबर 2019 को ये लाई गई। अब ये मेंस की दृष्टि से हम इसको देख रहे हैं तो इसकी विशेषता और इसके उद्देश्य क्या है। अगर विशेषता पूछता है तो भी यही है, उद्देश्य पूछे जाते हैं तो भी यही है। पहली है फसल कटाई के बाद की हानियों को कम करना समूह द्वारा। किसान और किसान संगठनों के माध्यम से फसल काटने के बाद में जो हानियां होती हैं, जैसे जानवरों द्वारा नुकसान हो जाता है या फिर पाला वगैरह पड़ जाता है या बरसात से खराब हो जाती है, तो उस हानियों को कम करने के लिए सामूहिकता पे बल दिया जाता है। कृषक व कृषक संगठनों की सहभागिता को बढ़ाना, कृषक किसान और जो किसान संगठन है उनकी कृषि व्यवसाय में सहभागिता में वृद्धि करना। आपूर्ति मूल्य श्रृंखला में किसानों की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करना। आपूर्ति मूल्य श्रृंखला यानी फसल उत्पादन तक ही सीमित नहीं रहे, उसकी आपूर्ति में भी जो है वो किसान प्रत्यक्ष रूप से भागीदार रहे ताकि उनकी आय बढ़े, उसमें उनके लिए उसको प्रत्यक्ष रूप से भागीदार बनाना, ये भी इसका उद्देश्य है। इसके साथ साथ मेन उद्देश्य जो है वो किसानों की आय में वृद्धि करना है। इसके अलावा उत्पादन बहुलता वाली विशिष्ट फसलों का मूल्य संवर्धन और निर्यात। ऐसी फसलें जो उत्पादन बहुलता है यानी बहुत ज्यादा उत्पादन होती है,
उनके मूल्य का संवर्धन करना और उनके निर्यात को बढ़ावा देना। ये ऊपर निशान बना रखा है, मतलब बढ़ावा देना, वृद्धि करना। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रशिक्षण द्वारा कौशल विकास कर रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, मतलब फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में किसानों को ट्रेनिंग देना, उनके कौशल का विकास करना और ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर जो है वो इस क्षेत्र में उपलब्ध करवाना। ये इसकी क्या हो गई, विशेषता और उद्देश्य हो गए। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में, उसमें आप इस तरह से 6 फैक्टर लिखते हो, 4 नंबर बिल्कुल आपके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में अब इस योजना में वित्तीय प्रावधान क्या है, वो वित्तीय प्रावधान भी काफी है, वो भी अपने देखना है। देखिए सबसे पहले तो अवसंरचना के लिए यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको खेती में एक्सपोर्ट करना है या फिर जैसे व्यवसाय के रूप में उसको स्थापित करना है, फूड प्रोसेसिंग करनी है, तो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए वित्तीय प्रावधान है। यदि किसान या किसान संगठन अगर ये अवसंरचना करता है तो उसको परियोजना लागत का 50% और अधिकतम 100 लाख रुपए तक का ऋण उसको दिया जाएगा। ठीक है, कौन कर रहा है, किसान या किसान संगठन, दोनों में से कोई भी। परियोजना लागत का 50% और अधिकतम 100 लाख तक का उनको दिया जाता है। लेकिन यही अवसंरचना के लिए आवेदन कोई अन्य करता है ऊपर वाले दोनों को छोड़कर, तो उसको परियोजना लागत का 25% और अधिकतम 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। यानी किसानों को आगे लाने के लिए उनको डबल ऋण दिया जा रहा है। अगला है कि भारत सरकार स्वीकृत योजना, यदि कोई योजना भारत के सरकार द्वारा स्वीकृत है, ग्रामीण क्षेत्र में है, फल सब्जी संग्रह पर निवेश करने वाली है, तो परियोजना लागत का 10% अतिरिक्त टॉप अप अनुदान सभी को 50 लाख अधिकतम ये भी दिया जाएगा। यानी यह तो दे ही रहे हैं, इसके अलावा अगर वो योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है, ग्रामीण क्षेत्र की है और फल सब्जी संग्रह के निवेश पर है, तो जो परियोजना लागत है उसका 10% अतिरिक्त टॉप अप अनुदान भी उसमें दिया जाएगा। और ये जो टॉप अप अनुदान है उसकी अधिकतम सीमा कितनी होगी, 50 लाख। थोड़ा सा अलग अलग इसमें डेटा ज्यादा है, लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। फिर टर्म लोन पर 5% ब्याज अनुदान दिया जाता है, ये बहुत सीधी बात है। इसके अलावा यदि कोई SC ST का है, कोई महिला है, कोई युवा है या TSP या पिछड़े क्षेत्र में कोई इकाई स्थापित कर रहा है, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए 1% अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान भी इसके अंदर किया गया है। ढांचागत परियोजनाओं पर जो ब्याज अनुदान है उसकी सीमा कितनी है, 100 लाख तक है। ये भी ध्यान रखनी है कि ढांचागत जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो परियोजनाएं हैं उनपे जो ब्याज अनुदान, जो 5% ब्याज अनुदान की हमने बात करी, उनकी अधिकतम सीमा जो है वो कितनी है, 100 लाख तक की है। उसके बाद में आगे हैं इसके अलावा देखो जो आगे है वो है फल सब्जी फूल। अगर ये किसी दूसरे राज्यों में भेजने हैं तो 300 किलोमीटर से अधिक दूर अगर उनको लेके जाना है तो 3 साल तक 10 से 15 लाख तक का अनुदान उस पर भी दिया जाएगा। यानी वाहन किराए के लिए भी अनुदान का प्रावधान इसमें है। फल सब्जी और फूल जैसी चीजों को 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर अगर किसी अन्य राज्य में भेजना है ना, निर्यात करना है, तो 3 साल तक 10 से 15 लाख का अनुदान देने का प्रावधान इस योजना में किया गया है। इसके बाद में है देखिए जैविक खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता पर वह और निर्यात, इनके लिए 5 वर्ष तक 20 लाख प्रति वर्ष का अनुदान का प्रावधान है। यदि जैविक खाद्य इकाई लगानी है, उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ानी है या निर्यात करना है तो 5 वर्ष तक प्रति वर्ष के लिए 20 लाख का अनुदान इसमें दिया जाता है। और इसके साथ साथ बिजली के लिए अनुदान भी इसमें दिया जाता है 2 लाख की अधिकतम सीमा तक। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि बिजली के लिए जो अनुदान है वो कितना है, 2 लाख तक। 1 किलोवाट प्रति घंटा की दर से बिजली अनुदान इसमें दे है। और 10 लाख की अधिकतम सीमा तक सौर संयंत्र पर 30% अनुदान भी दिया जाता है। वो 30% अनुदान जो राज्य सरकार दे रही है कुसुम पे, वो यहाँ पे है ना। तो 2 लाख की अधिकतम सीमा तक 1 किलोवाट प्रति घंटा की दर से बिजली अनुदान दे है। इसके अलावा 10 लाख की अधिकतम सीमा तक, ये 10 से ज्यादा नहीं होगा ना, और 30% तक अनुदान जो है वो राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो ये थी अपनी पूरी योजना, कौन सी, कृषि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। ठीक है, सबसे पहले अवसंरचनात्मक ढांचे के लिए अनुदान दिया जाता है, फिर विशेष योजनाओं में 10% टॉप अप अनुदान दिया जाता है, टर्म लोन पे 5% ब्याज सब्सिडी का अनुदान है, SC ST है, महिला है, युवा है, TSP है और या पिछड़े क्षेत्र में कोई इकाई स्थापित कर रहा है तो उसको 1% अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है।
ढांचागत परियोजनाएं हैं उसमें अधिकतम लोन की सीमा जो है वो कितनी है, 100 लाख है। अगर फल सब्जी फूल जैसे किसी अन्य राज्य में लेके जाने हैं और 300 किलोमीटर तक का है तो उसमें 10 से 15 लाख रुपए तक का अनुदान 3 साल तक के लिए दिया जाता है। इसी तरह जैविक खाद उत्पादों की गुणवत्ता और निर्यात के लिए 5 वर्ष तक 20 लाख तक का अनुदान इसमें दिया जाता है। बिजली के लिए अधिकतम 2 लाख 1 किलोवाट प्रति घंटा की दर से अनुदान है। वहीं सौर ऊर्जा के लिए 10 लाख अधिकतम 30% अनुदान इसमें दिया जाता है। तो ये थी अपनी ये नीति, बहुत ही महत्वपूर्ण नीति है। अगला है अपना कृषक कल्याण कोष। 16 दिसंबर 2019 को स्थापित किया गया। सबसे महत्वपूर्ण चीज है 16 दिसंबर 2019 को कृषक कल्याण कोष की स्थापना की गई है, ध्यान रखना अपने को। 1000 करोड़ रुपए से ये बनाया गया और अभी बैंकों से 2000 करोड़ रुपए इसमें वसूले गए हैं, लिए गए हैं। बजट 22-23 जो है इसमें आप ध्यान रखें कि ये जो कृषक कल्याण कोष है उसमें उसके तहत बजट 22-23 में सीएम कृषक साथी सहायता योजना शुरू की गई है और उस योजना में 11 मिशन मोड परियोजनाएं शुरू की गई। इसको देखने के लिए आप हमारे उससे देख सकते हैं वीडियो से, जिसमें हमने बजट पे बना रखा है। 2500 करोड़ रुपए की लागत से सीएम कृषक साथी योजना शुरू की गई है। कितने रुपए की लागत से? 25 से। यानी कृषक कल्याण कोष 16 दिसंबर 2019 को बना 1000 करोड़ रुपए से और बैंकों से 2000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए। बजट 22-23 में एक योजना शुरू की गई है, सीएम कृषक साथी योजना। सीएम कृषक साथी योजना, ये जो योजना है इस योजना के तहत 11 मिशन शुरू किए गए हैं। अलग से जो कृषि बजट जारी किया गया उसमें 11 मिशन शुरू किए गए और ये जो योजना है इसकी लागत है 2500 करोड़ रुपए और ये योजना किससे चलेगी? इस कृषक कल्याण कोष से ही यह योजना संचालित होगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। जल संसाधन की हम बात करेंगे। देखिए जल संसाधन में पहली है परवन वृद्ध सिंचाई परियोजना। परवन वृद्ध सिंचाई परियोजना कोटा, बारा और झालावाड़ 3 जिलों को फायदा पहुंचाएंगी परवन वृद्ध सिंचाई परियोजना और 3 जिलों के लिए पेयजल, सिंचाई और जल विद्युत तीनों काम करेगी। पहली चीज, परवन वृद्ध सिंचाई परियोजना के लिए कौन कौन से जिले हैं? कोटा, बारा और झालावाड़। परवन नदी के ऊपर झालावाड़ में जो है एक बांध बनाकर ये योजना शुरुआत की गई है। कौन सी नदी पे? परवन पे, इसलिए इसका नाम भी क्या हो गया? परवन वृद्ध सिंचाई परियोजना होगा। ठीक है, अब ये जो है इसमें जो जल विद्युत है उसी के लिए 79 मिलियन घन मीटर जल उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे 2970 मेगावाट उत्पादन होगा। आपको ये मेगावाट उत्पादन वाली चीज ध्यान रखनी है कि इस योजना से 2970 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाएगा। 79 मिलियन घन मीटर जल जो है वो उपलब्ध इससे करवाया जाएगा। उसके बाद में है नर्मदा नहर परियोजना। तो सबसे पहले तो सरदार सरोवर से निकाली गई है। सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है? गुजरात में है। राजस्थान के 2 जिले इसमें मुख्य रूप से शामिल है, जालोर और बाड़मेर, और यहाँ पर जो है इससे सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। महत्वपूर्ण चीज जो हमने पहले भी बात करी थी कि पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई अनिवार्य की गई है। यानी इसमें आप डायरेक्ट सिंचाई नहीं कर सकते, आपको फव्वारे या ड्रिप द्वारा ही सिंचाई करनी पड़ेगी। फव्वारे या ड्रिप पद्धति का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है। यानी जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण स्कीम, राजस्थान की एकमात्र स्कीम जिसके अंदर पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम अनिवार्य किया गया। इसके अलावा नवनेरा बैराज की हम बात करें तो ये ERCP का पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो 13 जिलों की मुख्य परियोजना है उसका एक अंग है और इसका निर्माण कार्य जो है वो प्रारंभ हो चुका है। अगला है जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। ये देखिए जल संसाधन क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजना है जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जाइका द्वारा ये जो है वो जारी की जाती है और ये जाइका जो है वो कहाँ की एजेंसी है? जापान की। जाइका का की फुल फॉर्म होता है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी जापान की एजेंसी है जिसकी मदद से ये योजना शुरू की गई है। योजना का नाम है जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। डायरेक्ट एजेंसी का नाम पूछा जाता है, बहुत बार ये होता है। जैसे पिछली बार 2018 में पूछा था एम पावर के लिए, RS 2018 का जो प्री था उसमें क्वेश्चन आया था एम पावर। एम पावर योजना जो है वो गरीबी निवारण की योजना है, तो ये किस एजेंसी के माध्यम से की जा रही है, तो उसमें फिर काफी लोग उलझ गए थे। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि राजस्थान की में जो जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना है वो किसके द्वारा की जा रही है? जाइका द्वारा।
इसकी जो लागत है वो है 2348.87 करोड़, 2348.87 करोड़ लागत है। और ये 2 चरणों में पूरी होगी। 2 चरणों में 27 जिलों की 137 परियोजनाओं का पुनर्वास और जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा कि 2 चरणों में 2348.87 करोड़ रुपए की लागत से 2 चरणों के अंदर 27 जिलों की 137 परियोजनाओं का पुनर्वास किया जाएगा। यानी वहां जो लोग विस्थापित हो रहे हैं उनका पुनर्वास और उन योजनाओं की मरम्मत और जीर्णोद्धार का कार्य इसमें किया जाएगा। इसकी जो कार्य अवधि है वो अप्रैल 17 से मार्च 25 तक है, ये भी आपको याद रखनी है। इसकी कार्य अवधि अप्रैल 17 से मार्च 2025 तक है। पहले चरण में 21 जिलों की 65 परियोजनाओं को शामिल किया गया है। देखिए टोटल तो है 27 जिलों की 137 परियोजना, लेकिन प्रथम चरण में 21 जिलों की 65 परियोजनाओं को शामिल किया गया है। तो ये थी जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना और किसकी है, जईका की ये परियोजना है। नेक्स्ट में हम चलते हैं राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना। राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना वेरी मोस्ट परियोजना है, क्योंकि अभी इसके तहत कार्य हुआ है और इंदिरा गांधी नहर जो है उसका रीलाइनिंग की गई है, उसके जीर्णोद्धार, उसकी मरम्मत इसमें की गई है। तो राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये योजना कौन सी एजेंसी की है, एनडीबी की है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, राष्ट्रीय विकास बैंक की योजना है। जैसे ये जायका की थी वैसे ये किसकी है, एनडीबी की है। 9 जिले इसकी योजना से लाभान्वित होंगे। कितने जिले, 9 जिले। कौन कौन से, वो 9 जिले हैं जहां गंगा ये इंदिरा गांधी नहर जाती है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बाड़मेर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर और जैसलमेर। इसकी जो समयावधि है वो 5 वर्ष की है और इसके तहत इंदिरा गांधी नहर की 114 किलोमीटर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। बस महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको पहले बता दी कि इस योजना में क्या है कि इंदिरा गांधी नहर की 114 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसकी मरम्मत की जाएगी। और अभी इसकी रीलाइनिंग मई के आसपास की गई थी, जब 52 दिन के लिए इंदिरा गांधी नहर को पूरी तरह से बंद किया गया था। 52 दिन बंद रही थी, ठीक है। इसका लाभ क्या होगा, जल भराव और सेम की समस्या का समाधान होगा। लगभग 22,851 हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो सेम की समस्या से ग्रसित है, तो उससे हमें छुटकारा मिलेगा। इसके साथ साथ जल उपयोगिता समूह का क्षमता संवर्धन, सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना और कृषि विविधीकरण, ये काम भी इसके तहत किए जाएंगे। तो ये इतने मोस्ट नहीं है। एक आपको ये याद रखना है, ये एनडीबी की है, 9 जिलों के लिए है और इंदिरा गांधी नहर की 114 किलोमीटर की रीलाइनिंग इसके तहत की जाएगी। नेक्स्ट में हम चलते हैं, नेक्स्ट अपना है राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना। ये किसकी है, ये विश्व बैंक की है। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना किसकी है, विश्व बैंक की है। जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग इसका नोडल विभाग है, ये भी याद रखना है। और इसकी लागत है 134 करोड़ रुपए। 8 साल के लिए ये योजना चलेगी, 2016-17 से 2023-24 तक, 16-17 से 23-24 तक ये योजना है, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना। अब इसमें क्या होता है, इसमें स्वचालित वर्षा मापी गेज संयंत्र लगाए जाते हैं। वर्षा के मापन के लिए स्वचालित वर्षा मापी गेज संयंत्र लगाएंगे। इसके अलावा भूजल का मापन संयंत्र लगाए जाएंगे। भूमि का जो जल है इस तरह उसके मापन के लिए भी संयंत्र इसमें स्थापित किए जाएंगे। और जल प्रबंधन के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए उपग्रह के माध्यम से डेटा को प्राप्त करके कार्य किया जाएगा। मतलब जल का जो प्रबंधन है, वाटर मैनेजमेंट है, वो किसके माध्यम से किया जाएगा, सैटेलाइट के माध्यम से किया जाएगा। और पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से वाटर मैनेजमेंट का कार्य इस योजना में करने की कोशिश की जाएगी। विश्व बैंक की योजना है, 134 करोड़ की है और इसकी कार्य अवधि है वो 16-17 से 2023-24 तक है। अब स्काडा सिस्टम, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एग्जीबिशन। ये देखो पानी को वाटर मैनेजमेंट की एक स्कीम है, वाटर मैनेजमेंट का एक सिस्टम है जो सबसे पहले बिशलपुर, टोंक और जवाई बांध पाली में लगाया गया था। जवाई बांध कहाँ पे है, पाली में, जवाई नदी पे है। तो इन 2 जगह पे सबसे पहले ये स्काडा सिस्टम लगाया गया था। फुल फॉर्म होती है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एग्जीबिशन, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एग्जीबिशन, ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगला है अपना बांध पुनर्वास सुधार परियोजना। बांध पुनर्वास सुधार परियोजना,
देखिए सबसे पहले तो ये मोस्ट है, इसलिए मोस्ट है क्योंकि ये नई परियोजना है, इसी अपने इकोनॉमिक सर्वे में ये आई है और बिल्कुल नई परियोजना है। तो ये परियोजना भी किसकी है, वही है विश्व बैंक की परियोजना है। किसकी है, विश्व बैंक की। ये परियोजना भी विश्व बैंक की है। अभी बजट 2021 में घोषणा की गई थी बड़े बांधों की सुरक्षा, इसमें क्या गया, बांध पुनर्वास सुधार परियोजना, DRIP इसका नाम है शॉर्ट में। बड़े बांधों की सुरक्षा की जाएगी, जीर्णोद्धार किया जाएगा और उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा। इस चीज के लिए ये योजना शुरू की गई है विश्व बैंक की सहायता से। 965 करोड़ रुपए की योजना है और पहले चरण में 6 बांधों को इसमें शामिल किया गया। ये नाम आपको याद रखना है, DRIP योजना जो है वर्ल्ड बैंक की है। 6 बांध है, बीसलपुर, जवाई, सूकली, सेलवाड़ा, सिरोही, इसके अलावा माई, गंभीरी और मातृकुंडिया। ये कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में। मातृकुंडिया कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में। और विश्व बैंक से ऋण प्राप्त है। तो आपको ये बांधों के नाम याद रखने हैं, बीसलपुर, जवाई, सूकली, सेलवाड़, सिरोही, एक ही बांध है ये, सूकली सेलवाड़ जुड़े हुए हैं ना, और माही, गंभीरी और मातृकुंडिया। तो टोटल 6 बांध है, 965 करोड़ रुपए की योजना। इन बांधों की सुरक्षा, उनका जीर्णोद्धार और उस क्षेत्र में विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए ये योजना शुरू की गई है। नई स्कीम है, इसलिए इसको याद रखना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा है अटल भूजल योजना, ये भी काफी समय से चल रही है, बहुत अच्छी स्कीम है। विश्व बैंक और भारत सरकार की 50-50% की योजना है। विश्व बैंक और भारत सरकार की 50-50% की योजना है अटल भूजल योजना। देखिए 7 राज्यों में ये चल रही है। 7 राज्य कौन कौन से, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये जो क्षेत्र है, ये देखिए आप, ये जो क्षेत्र है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये पूरा का पूरा क्षेत्र। इस पूरे क्षेत्र में ये योजना संचालित है। ये देख लिया अटल भूजल योजना, ये पूरा क्षेत्र है। यहाँ पे इस पूरे क्षेत्र में योजना चलाई जा रही है अटल भूजल योजना। ठीक है, तो राज्य आपको इस मैप से याद रह जाएंगे, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश 7 राज्यों में है। 1 अप्रैल 2020 से इसकी शुरुआत की गई थी। 1 अप्रैल 2020 से। एजेंसी का नाम जरूर याद रखना, विश्व बैंक की योजना है। ठीक है, इसका उद्देश्य है सामुदायिक भागीदारी से गिरते भूजल स्तर को रोकना और समुदाय के व्यवहार में पानी के प्रति संवेदनशीलता लाना। यानी सामुदायिक भागीदारी, सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से जल संरक्षण के करके जो भूजल स्तर में जो गिरावट आ रही है उसमें उसको कंट्रोल करना, उसको रोकना, इसका मेन उद्देश्य है। और राजस्थान की हम बात करें तो 17 जिलों के में राजस्थान में ये चालू है। 38 पंचायत समितियों के 1444 गाँव में, 17 जिले हैं, 38 पंचायत समितियां हैं और 1444 गाँव है। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है राजस्थान के लिए। और भारत के कितने राज्य हैं, इसमें 7 राज्यों में ये स्कीम चालू की गई है अटल भूजल योजना। 17, 38, 1444, 17 जिले, 38 पंचायत समितियां और 1444 गाँव का इसमें जल सुरक्षा प्लान बनाया जाएगा। इसके समय की बात करें तो ये 5 साल के लिए होगी, 2021 से 24-25। 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुई तो 2021 से लेकर 24-25 तक ये योजना चलने वाली है। और इसकी लागत राशि है वो होगी 6000 करोड़ रुपए, 6000 करोड़ रुपए। तो जैसा कि इसका नाम है अटल भूजल योजना, तो इसका मेन पर्पज जो है वो क्या है, सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से गिरते हुए भूजल स्तर को रोकना और समुदाय के व्यवहार में पानी के प्रति संवेदनशीलता लाना। ये इसका मेन पर्पज है। ठीक है, तो ये हमने एक पार्ट इसका पढ़ा, आगे हम इसको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप सभी से निवेदन कि आप जो है हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।